नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं उमाकांत शर्मा आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ में, एक नए सेशन के साथ में। उम्मीद है कि आप भी इस क्लास को हमेशा और बाकी क्लास की तरह प्यार देंगे और इसको अपने आगे बढ़ने का एक रास्ता बनाएंगे। ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी अपेक्षा है। देखो दोस्तों, अगर इन क्लासेस से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रही है, थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्प मिल रही है क्लासेस से प्लस नोट्स से, तो मेरा मकसद यहाँ पर पूरा हो जाएगा। मेरा मकसद यहाँ पर ये नहीं है कि भाई मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, क्योंकि भगवान की मेहरबानी से काफ़ी है वो, तो पॉपुलैरिटी भी पब्लिसिटी भी वो भी काफ़ी है, और भगवान की दया से पैसा भी ठीक ठाक है, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प करना। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो हम कल संबंधों के प्रकार की बात कर रहे थे, संबंधों के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब संबंधों के प्रकार में हमने एक संबंध कल पढ़ लिया था, और वो कौन सा था? प्रतिलोम संबंध या इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इनवर्स रिलेशन को हम पढ़ चुके हैं, और मैंने साथ में इनवर्स रिलेशन के साथ में या प्रतिलोम संबंध के साथ में मैंने बताया भी था कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, प्रतिलोम संबंध। एक चीज़ इसके बारे में हमेशा ध्यान रखनी है, और वो क्या है? मान लो संबंध ए दिया हुआ है, सॉरी ए टू बी दिया हुआ है। ठीक है, एक संबंध है जो डिफाइन किस पर है? ए से बी पर डिफाइन है। इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, रिलेशन इज डिफाइंड एट ए टू बी। ठीक है, ये इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। भाई ऐसे भी कह सकते हो इसको, ये क्रमित युग्म है, या फिर कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका एक सबसेट होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब देखो, जब ये संबंध इस पर डिफाइन है, मतलब इसका मतलब हुआ कि आर इनवर्स जो है वो आर इनवर्स, ये इसका जो प्रतिलोम संबंध है वो डिफाइन किस पर होगा? वो डिफाइन होगा बी से ए पर। आर इनवर्स इज डिफाइंड बी टू ए। तो यहां से मैंने एक चीज बताई थी कि जो संबंध आर के जो आर का जो प्रांत है वो आर इनवर्स का क्या हो जाएगा? आर इनवर्स का परिसर। और संबंध आर का जो परिसर है वो आर इनवर्स का क्या हो जाएगा? प्रांत। ये तो मैं डायरेक्ट याद रखनी है। एक तरह से ये कह सकते हो कि ये इसका एक तरह से रिजल्ट मान सकते हो, इसको इसका रिजल्ट मान सकते हो। आया समझ में? तो ये तो कल हमने बात की थी किसकी? इनवर्स रिलेशन या प्रतिलोम संबंध की। आज हम एक दूसरे प्रकार पर चलेंगे, और दूसरा प्रकार कौन सा है? वो है आपके सामने तत्समक संबंध। तत्समक संबंध क्या होता है समझो। तत्समक संबंध को दोस्तों इंग्लिश में आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं। तत्समक संबंध, इसे इंग्लिश में आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन ये भी कहते हैं। ठीक है, अब तत्समक संबंध क्या होता है वो समझो। जैसे मैं कहूं कि पहले समझ लो इसको, बाद में हम मैथमेटिकली समझेंगे, पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने कहा 5 किसके बराबर होगा? तो तुम कहोगे कि सर 5 ऑब्वियसली 5 के ही बराबर होगा। कहने का मतलब है कि अगर मैंने संबंध ऐसे डिफाइन किया, आर सच दैट सॉरी रिलेशन इज डिफाइंड ए टू बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी। अगर ऐसे ये डिफाइंड है, ऐसे ये संबंध डिफाइंड है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी नंबर हो वो अपने ही बराबर होगा, अपने ही बराबर होगा, दूसरे किसी के बराबर नहीं होगा। तो अब ये नंबर डिफाइंड है केवल बराबर होने पर। कहने का मतलब अब यहाँ पर 5 किससे रिलेटेड है? केवल 5 से रिलेटेड है, बाकी किसी से रिलेटेड नहीं है। 6 मान लो, जैसे 6 के बारे में बात करूं तो 6 किसके बराबर होगा? 6 के। तो कहने का मतलब ये केवल और केवल स्वयं से ही रिलेटेड है, स्वयं से ही संबंधित है, बाकी किसी से संबंधित नहीं होगा। दोस्तों ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, अभी हम इसके थ्रू इसकी डेफिनेशन पर आएंगे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट डेफिनेशन बता दूं तो फिर उससे तुम्हें उल्टा कंफ्यूजन होगा। पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके बाद में डेफिनेशन पर आएंगे। अब देखो, ये जो संबंध है ना, वो केवल और केवल स्वयं से ही संबंधित होगा। आया ना समझ? केवल और केवल स्वयं से ही संबंधित होगा, बाकी किसी से संबंधित नहीं होगा। समझ में आया? अब मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं। तो देखो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी? संबंध आर सच दैट
ए टू ए से ए पर डिफाइंड होता है, ठीक है, ठीक है। तत्समक संबंध कहलाएगा, संबंध आर तत्समक संबंध कहलाएगा, संबंध कहलाएगा यदि ए के अवयव, यदि ए के अवयव जस्ट अभी बताया मैंने क्या हो गए, ए के अवयव केवल और केवल स्वयं से ही संबंधित हों, केवल और केवल स्वयं से ही संबंधित हों। ए के अवयव केवल और केवल स्वयं से ही संबंधित हों। डेफिनेशन वापस से देखें, संबंध आर डिफाइंड एट ए टू ए तत्समक संबंध कहलाएगा यदि ए के अवयव केवल और केवल स्वयं से ही संबंधित हो, बाकी किसी से संबंधित ना हो। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, और एग्जाम्पल ले लिया मैंने ए इक्वल्स टू ए बी और सी, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। और इसमें मुझे तत्समक संबंध ज्ञात करना है, तत्समक संबंध ज्ञात करना है। तो अब देखो, मान लो मैंने कुछ रिलेशन डिफाइन किए, R1 मैंने डिफाइन किया, और R1 मैंने कुछ ऐसे डिफाइन किया कि ये है A कॉमा A, B कॉमा B, C कॉमा C। R2 मैंने डिफाइन किया A कॉमा B, B कॉमा B, C कॉमा C, A कॉमा A, ठीक है। मैं कुछ इधर लिख देता हूं। R3 मैंने डिफाइन किया C कॉमा D, R4 मैंने डिफाइन किया A क्रॉस A। ये मैंने कुछ संबंध डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब मैंने पूछा कि क्या ये संबंध तत्समक हैं या नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या ये संबंध तत्समक हैं या नहीं है। तो अब देखो, संबंध R1 की अगर मैं बात करता हूं तो पहले तो तत्समक संबंध पर आते हैं। तत्समक संबंध होगा क्या, आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है कि प्रत्येक अवयव, समुच्चय का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो, बाकी किसी से संबंधित ना हो, ठीक है। केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो। तो अब देखो, जैसे मैं ए की बात करता हूं तो ए से ही संबंधित होना चाहिए, बी की बात करूं बी से ही संबंधित होना चाहिए, सी की बात करूं तो सी से ही संबंधित होना चाहिए, बाकी किसी से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो अब देखो, यहां पर फर्स्ट की मैं बात करता हूं, ए से संबंधित है, ए से संबंधित है, बी से संबंधित है, सी से संबंधित है, मतलब प्रत्येक अवयव स्वयं से और केवल स्वयं से ही संबंधित है, इसके अलावा किसी से संबंधित नहीं है। इसलिए R1 तत्समक संबंध हो जाएगा, R1 तत्समक संबंध कहलाएगा। आया समझ में। अब R2 की बात करते हैं। वापस रिकॉल करो कि प्रत्येक अवयव स्वयं से और केवल स्वयं से ही संबंधित होना चाहिए, बाकी किसी से संबंधित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, मैं बात करता हूं, ए से संबंधित है, बिल्कुल सही। सी से संबंधित है, बिल्कुल सही, भाई स्वयं से ही संबंधित है ना। बी से संबंधित है, बिल्कुल सही। लेकिन ए किससे संबंधित है, बी से। ए अब वापस यहाँ पर ए से तो संबंधित नहीं है, हालांकि ये ए से संबंधित आ चुका है, लेकिन ए स्वयं से ही होना चाहिए, बाकी किसी से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बाकी किसी से हो गया तो फिर वो संबंध हो जाएगा स्वतुल्य संबंध, जो हम आगे पढ़ेंगे। आया ना समझ। केवल और केवल स्वयं से संबंधित होगा तो वो कौन सा होगा, वो होगा तत्समक संबंध। तो अब देखो, यहाँ पर इन तीनों सिचुएशन में ये केवल और केवल स्वयं से संबंधित था, लेकिन इसने पूरा मामला ही गड़बड़ कर दिया, इसने पूरा मामला ही गड़बड़ कर दिया। तो ये तत्समक संबंध हो जाता अगर ये एलिमेंट ना होता तो, ये ना होता तो, या ये संबंध ना होता तो, लेकिन चूंकि ये संबंध आ गया, इसने पूरा मामला खराब कर दिया। अब R2 तत्समक संबंध नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी से भी संबंधित है, जो स्वयं से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब ए स्वयं से संबंधित तो है, लेकिन स्वयं के साथ में बी से भी संबंधित है। समझ में आया। इसको मैं अभी और वो डायग्राम के थ्रू भी समझा दूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां देखें R3 है ना, R3 है ना, ये R3 कैसे परिभाषित है। यहां पर C किससे संबंधित है, D से संबंधित है। C D से संबंधित है, स्वयं से तो नहीं है ना, इसलिए ये भी तत्समक संबंध नहीं होगा।
ये भी तत्समक संबंध नहीं होगा। उसके बाद में मैं बात करूं R4 की, तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखो कि R4 यानी प्रत्येक संबंध स्वयं से भी संबंधित होता है। प्रत्येक संबंध स्वयं से भी संबंधित होता है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि ये तत्समक संबंध भी होता है, बशर्ते उसका अवयव खुद से ही संबंधित होना चाहिए। उसका अवयव खुद से ही संबंधित होना चाहिए। प्रत्येक अवयव खुद से ही संबंधित होना चाहिए। अब देखो, मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, ये संबंध ए से ए में डिफाइंड है, तो मैंने क्या किया, ये ए के अवयवों को मैंने दो बार लिख दिया। ये ए और ये ए से ए में डिफाइंड है ये संबंध आर ए से ए में डिफाइंड है, ठीक है। तो मैंने ए के अवयव लिख दिए, ए बी और ये सी, इधर ये ए बी और सी। अब देखो यहां पर तत्समक संबंध होने की सिचुएशन क्या है, वो ये है कि ए से डिफाइंड हो, केवल मतलब भले ही केवल ये डिफाइंड हो, बाकी कोई डिफाइंड नहीं हो, बिल्कुल तत्समक हो जाएगा। कोई डिफाइंड नहीं हो तो ये ध्यान रखें, केवल और केवल मतलब अगर मैं किसी संबंध को ऐसे डिनोट कर दूं ए, मतलब ए से ए पर ही डिफाइंड है, तो बाकायदा ये तत्समक संबंध हो जाएगा। समझ में आया। और ये बी से संबंधित हो, ए से संबंधित हो, तो भी ये तत्समक हो जाएगा। सी से संबंधित हो तो भी ये तत्समक हो जाएगा। लेकिन अगर ये उल्टे सीधे संबंधित हुए तो तत्समक बिल्कुल नहीं होगा। कैसे उल्टे सीधे, कैसे, मान लो जैसे ये ए बी से भी संबंधित हो गया, या मान लो ए से नहीं है बी से हो गया, ये दोनों से ही हो गया, तो फिर ये संबंध तत्समक संबंध नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि ये डायग्राम के थ्रू समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस जो मैंने ऑप्शंस में ये दिए थे ना, R1 R2 वगैरह, इनको भी एक बार देख लेते हैं। देखो जो R1 मैंने दिया था वो R1 का डायग्राम ये ऐसे बनेगा, ए से संबंधित है, बी से संबंधित है और सी से संबंधित है, इसलिए ये तो क्या हो गया, तत्समक संबंध हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूं R2 की, तो R2 क्या दिया हुआ है, ए किससे संबंधित है, ए से भी है, ए किससे संबंधित है, बी से भी है, ए से भी संबंधित है, ए बी से भी संबंधित है, और बी से भी है, और सी से भी है। बाकी सभी तो ठीक थे, लेकिन इस लाइन ने पूरा मामला खराब कर दिया, इसलिए ये तत्समक संबंध नहीं होगा। उसके बाद में मैं R3 की बात करूं, R3 अपना क्या था, R3 था कि ये संबंध जो परिभाषित है वो केवल सी डी से संबंधित है, बाकी कोई संबंधित नहीं है। कहने का मतलब है कि यहां पर ऐसे देखो, यहां पर ये सी डी से संबंधित है। चलो इसमें ये 4 एलिमेंट ले लेते हैं, वैसे तो खैर डी इसमें था ही नहीं, तो वैसे भी परिभाषित नहीं होता, लेकिन मान लो अगर इसमें 4 एलिमेंट होते भी, ये 4 एलिमेंट हो गए, तो अब सी डी से संबंधित हो गया, खुद से तो नहीं है ना, खुद से नहीं है, दूसरे एलिमेंट से है, इसलिए ये भी तत्समक संबंध नहीं होगा। R4 क्या था, R4 था ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए सिर्फ और सिर्फ R1 वाली सिचुएशन में तत्समक संबंध होगा। R1 का मतलब जो जस्ट हमने अभी R1 लिया था, R1 हमने क्या लिया था, R1 हमने लिया था कि उस R1 में ए संबंधित था ए से, बी संबंधित था बी से, और सी संबंधित था सी से। अगर ये सिचुएशन बन रही है तो फिर ये R4 यानी ए क्रॉस ए तत्समक होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा, ठीक है। तो जनरली ये कह नहीं सकते कि R4 ये क्या नाम है, ए क्रॉस ए होगा या नहीं होगा, जनरली कह नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मैंने बता दिया है कि अगर ये सिचुएशन अप्लाई हो जाए तो फिर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम दोस्तों। मैंने अगला क्वेश्चन अगले टाइप पर चलते हैं, और उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। ध्यान से देखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तत्समक में और स्वतुल्य में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगला जो हमारा प्रकार है वो है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध आया समझ में? स्वतुल्य संबंध, या इसको हिंदी में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अब दोस्तों रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर उसके डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन क्या होगी, संबंध आर डिफाइंड एट ए टू ए, स्वतुल्य संबंध होगा,
होगा यदि, अब उसमें क्या था, तत्समक में क्या था, तत्समक का मतलब ये था कि वो तत्समक कब होगा, जब उसका प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से ही संबंधित हो। ठीक है, और इसमें क्या है, स्वतुल्य संबंध होगा यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, स्वयं से संबंधित हो। दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि सर कहीं माथा तो नहीं ठनक गया, जस्ट अभी बोला था तत्समक में कि प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो, फिर वापस इसमें बोल दिया कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, मतलब क्या है, फिर कैसे पहचानेंगे कि ये स्वतुल्य है या तत्समक है, ये चीज तो आई होगी ना दिमाग में। तो ध्यान रखो दोस्तों, मैंने जब भी तत्समक संबंध की डेफिनेशन लिखी थी उसमें एक टर्म यूज की थी, केवल और केवल, केवल और केवल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो, मतलब क्या हुआ, जैसे देखो एक जनरल से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैंने ऐसे लिख दिया कि एक तो मैंने लिखा कि 5 किसके बराबर होगा, तो तुम कहोगे कि सर 5 5 के ही बराबर होगा, और एक मैंने लिखा 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, ये लिखा मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 या तो 4 के बराबर है या 4 से बड़ा है। हालांकि यहां पर तो हमें पता है कि यहां पर 4 से तो बड़ा है, लेकिन मान लो मैं 4 की जगह पर x लिख देता, ठीक है, मैं 4 की जगह पर x लिख देता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो x 5 के बराबर है, भाई इक्वल लगा हुआ है, और या फिर 5 x से बड़ा है, मतलब x 5 से छोटा है, मतलब x लेस देन 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्वयं से संबंधित तो था ही, स्वयं से संबंधित तो था ही, साथ में किसी और से भी संबंधित था। तो अब यहां पर वो थीम क्लियर हुई होगी कि यदि केवल स्वयं से संबंधित होगा तो होगा तत्समक, और स्वयं के साथ में किसी और से भी संबंधित हो गया तो फिर वो क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। स्वयं से तो है ही, साथ में किसी और से भी हो गया तो फिर क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। तत्समक स्वतुल्य, तत्समक केवल स्वयं से संबंधित, स्वतुल्य खुद से तो संबंधित है ही है, स्वयं से तो संबंधित है ही है, साथ में किसी और से हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया समझ में? चलिए और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मैंने अभी जो एग्जाम्पल लिया था, जिसमें तत्समक में जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसी को मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। a इक्वल्स टू मैंने लिया था a, b, c, ठीक है। अब मुझे वो तो याद नहीं R1 R2 R3 R4 वगैरह मैंने क्या लिए थे, क्योंकि देखो मैं जनरली एग्जांपल लेता हूँ, मैं कोई बुक से या कोई रटे पिटे एग्जांपल नहीं लेता। तो खैर हम तो डिफाइन कर लेते हैं कि जो भी हम कुछ मतलब जनरल कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने R1 ले लिया, मान लो a, b, b, c, c, d, डी तो इसमें है ही नहीं, डी सॉरी इसको हटा देते हैं, डी तो इसमें है ही नहीं, बी कॉमा सी, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ठीक है। ये मैंने एक संबंध ले लिया। दूसरा मैंने संबंध लिया R2 ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ए कॉमा सी। चौथा मैंने संबंध लिया, सॉरी तीसरा संबंध लिया मैंने a कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ठीक है। और एक मैंने संबंध लिया, चलो मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर, एक मैंने संबंध लिया R4 इक्वल्स टू ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए कॉमा सी, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए। अब समझो a कॉमा ए, या इसकी बात करते हैं, R1 की बात करते हैं, a कॉमा बी खुद से संबंधित नहीं है, b कॉमा सी खुद से संबंधित नहीं है, सॉरी, a कॉमा ए खुद से संबंधित है, b कॉमा बी खुद से संबंधित है, c कॉमा सी खुद से संबंधित है। मतलब इसके जो 3 अवयव थे वो तीनों अवयव खुद से संबंधित हैं। खुद से संबंधित होने के साथ में वो किसी और से भी संबंधित हैं, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है, खुद से संबंधित होना चाहिए, किसी और से अगर होता है तो होने दो। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। आया समझ में?
दूसरा देखो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा डी, ए कॉमा सी, यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों के तीनों ही अवयव स्वयं से संबंधित हैं और साथ में ए किसी और से भी संबंधित है, हमें कोई मतलब नहीं है, बस तीनों स्वयं से होने चाहिए, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ये तीनों के तीनों खुद से ही संबंधित हैं, खुद से हैं, भले ही किसी और से हो या ना हो, हमें कोई मतलब नहीं होगा, ये अगर आपस में संबंधित हैं मतलब ये स्वतुल्य संबंध भी होगा। ठीक, और R4 क्या है, ए कॉमा बी, ए संबंधित है बी से, बी सी से, ए सी से, इसका मतलब हुआ कि ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर खुद से तो संबंधित है ही नहीं, खुद से तो एक भी अवयव संबंधित है ही नहीं, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं होगा। इन शॉर्ट एक चीज जरूर, अगर यहाँ से अगर तुमने ध्यान से समझा है, इसको फील किया है अगर इसको, तो एक चीज जरूर समझ में आई होगी, और वो क्या है, वो ये है कि अगर कोई संबंध तत्समक होता है, अगर कोई संबंध तत्समक होता है, इट मीन वो स्वतुल्य होगा ही होगा। अगर कोई संबंध तत्समक होता है इसका मतलब है कि वो स्वतुल्य होगा ही होगा। देख सकते हैं ये तत्समक था और स्वतुल्य है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, मतलब उल्टा जरूरी नहीं है, सही तो हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है कि अगर कोई संबंध स्वतुल्य है तो वो तत्समक हो, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य होने के साथ में तत्समक भी है, लेकिन ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य तो है, लेकिन चूंकि ए कॉमा सी आ रहा है, इसका मतलब तत्समक यहां पर नहीं होगा। तो ये था दोस्तों अपना स्वतुल्य और तत्समक वाला कुछ कंसेप्ट था। ठीक है, ये स्वतुल्य और तत्समक वाला कंसेप्ट था। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हम लेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स भी अपन लेंगे, लेकिन वो लेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, क्योंकि अभी समय हमें इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम और इस क्लास को आगे कंटिन्यू कर पाएँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इनसे रिलेटेड यानी स्वतुल्य और तत्समक से संबंधित कुछ एग्जाम्पल अपने मन से लेके और उन पर सोचना, उन पर विचार करना कि कौन सा स्वतुल्य होगा, कौन सा स्वतुल्य नहीं होगा। क्योंकि देखो, जब तक खुद से दिमाग नहीं लगाओगे तब तक ना तो कोई बुक कुछ कर सकती है और ना ही कोई टीचर कुछ कर सकता है। आया ना समझ में? खुद का दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स तो सब्जेक्ट ही ऐसी है कि जिसमें जितना दिमाग लगाओगे उतना ही ज़्यादा शार्प होते जाओगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा हाथ साफ होता जाएगा। हाथ साफ होने का मतलब ये नहीं है कि कैलकुलेशन बहुत इजीली कर पाते हैं। कैलकुलेशन करना तो मैथमेटिक्स की पहली सीढ़ी है। तो इसके खुद से एग्जाम्पल लेने हैं, और खुद से एग्जाम्पल लेने के बाद में फिर मतलब इसमें समझना है कि तत्समक और स्वतुल्य इन दोनों में क्या संबंध है, क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या तो संबंध है क्या डिफरेंस है, मतलब क्या समानता है क्या उनमें अंतर है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों इस चैनल को और वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। आप काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। बस आगे भी अपना सपोर्ट और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, तो हम आगे आपके लिए और कुछ नया से नया करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग।